ब्रेक से पहले सुधांशु मित्तल बीजेपी नेता कह रहे थे जो भी टिकट बांटा जा रहा है उसमें मोदी की कोई भूमिका नहीं है, मोदी कहीं नहीं है। और हम लोग जितना जान रहे हैं, जो कल्याण सिंह ने अपने बयान में कहा बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, बीजेपी का मतलब मोदी, मोदी का मतलब बीजेपी। और उसके बाद अगर ये कहते हैं मोदी की कोई भूमिका नहीं, शोभा ओझा आपके पास आने से पहले सुधांशु मित्तल जी, मोदी की कोई भूमिका नहीं है, अगर ये किसी मासूम को भी कहेंगे तो कोई समझेगा नहीं। सुधांशु मित्तल जी, मोदी की भूमिका नहीं है तो हरण पाठक का टिकट काटने में। अजीत जी, आप तो बहुत अजीत जी मेरा पूरा सुन लीजिए, मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जी जी, आप बहुत होशियार हैं और आप समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूं। गुजरात राज्य जो है उसके वो मुख्यमंत्री हैं और वहां की टिकट को लेके उनका उत्तरदायित्व है। तो गुजरात की टिकटों में क्या होगा क्या नहीं होगा वो उन्होंने कराया, लेकिन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जो सारी टिकटों के बारे में चर्चा हुई है उसमें गुजरात के अलावा उन्होंने एक टिकट के बारे में भी अपना कोई व्यक्तिगत मत नहीं रखा है। कि जसवंत सिंह जब नाराज हुए, सवाल थोड़ा लार्जर प्रोस्पेक्ट में करें, जब नाराज हुए उन्हें टिकट नहीं दिया और आपने एक कांग्रेसी को टिकट दे दिया 3 दिन पहले शामिल करके, तो अरुण जेटली ने कहा कि हमें खेद है कि हम जसवंत सिंह को अकोमोडेट नहीं कर पाए, हम कोई वैकल्पिक तरीके से उनका इस्तेमाल करेंगे। जसवंत सिंह ने कहा कि वो कोई फर्नीचर टेबल कुर्सी नहीं है कि उनको एडजस्ट अकोमोडेट किया जाए। तो ये लगता नहीं कि आप टिकट नहीं दिया तो नहीं दिया, आपने जख्म पर नमक छिड़कने का भी काम करते हैं आप लोग। चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे घर वालों का, ये कोई बात हुई? अगर आप संवेदनशीलता के साथ कहें, देखिए हम कोशिश कर रहे थे, नहीं किसी मूल्यांकन की वजह से हो पाया, तो उसमें आप कहिए, उनका जवाब देखिए कि मैं फर्नीचर का पीस नहीं हूं। सारी उम्र जो है आप सत्ताधारी रहे हैं, आपका कुछ कर्तव्य नहीं है। अच्छा। अगर एक कलेक्टिव विजडम में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी अगर आपका टिकट ना दे तो आप जो है रिबेल बन जाएंगे। ये कौन सा इसमें चलिए एडजस्ट होना चाहिए था, कौन सा अनुशासन समझ गया सुधांशु मित्तल, उनको एडजस्ट होना चाहिए था, उनको एडजस्ट होना चाहिए था। में खड़ा करेंगे जसवंत सिंह को एडजस्ट होना चाहिए, हरण पांड्या का टिकट काटा परेश रावल के लिए, उनको एडजस्ट होना चाहिए, सबको एडजस्ट होना। शोभा ओझा, चलिए अब जरा शोभा ओझा के पास चलते हैं। शोभा ओझा, जो कुछ चल रहा है बीजेपी में, लगातार मैं देखता हूं कि कांग्रेस के नेताओं के बयान आते हैं, आज भी आए, और सब लोग जसवंत सिंह को लेकर बहुत सिंपैथाइजर है। पहले 5 दिन तक आप सब लोग आडवाणी को लेकर सिंपैथाइजर थे, उसके बाद जसवंत सिंह को लेकर सिंपैथाइजर है। तो अगर बीजेपी में कुछ चल रहा है तो उसकी चिंता आप लोग क्यों करते हैं? मुझे लगता है आपको अपनी पार्टी पर फोकस कम, बीजेपी के घर में क्या हो रहा है इस पर नजर ज्यादा है। शोभा ओझा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस बीजेपी में जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। जो पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी आज का किस हाशिए पे आ गई है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से जितने बुजुर्ग नेता थे उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनकी टिकट की लाले पड़ रहे हैं। शोभा ओझा, जब आप ये सब बात कर रही हैं तो आप लोग अपनी पार्टी को लेकर चिंता नहीं कर रही हैं कि आपकी पार्टी में ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत तमाम लोग चुनाव के वक्त कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं? सतपाल महाराज से लेकर और जो सोनाराम, कर्नल सोनाराम से लेकर, और हरियाणा में तो 5-7 लोग चले गए। तो ये जो कह रहे हैं, कहावत होता है कि सबको डर है, कांग्रेस की बात है, डूबते जहाज से सब भागना चाह रहे हैं। जी, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की विचारधारा से जो जुड़े लोग हैं, जो कांग्रेस के सिपाही हैं सच्चे, उन्होंने कभी भी पार्टी नहीं छोड़ी। अच्छा, जगदम्बिका वो हमेशा पार्टी के साथ थे। खड़े रहे हैं, और जो अभी भाग के जाके भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेके लड़ रहे हैं, तो वो दिखाता है कि किस और जो सच्चे सिपाही है आपके, जो सच्चे सिपाही है चिदम्बरम, वो चाहते हैं उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम चुनाव लड़ते हैं। जो सच्चे सिपाही मनीष तिवारी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, कई आपके सच्चे सिपाही चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। चलिए शोभा ओझा, हम एक बार वापस लौटते हैं। आनंद प्रधान, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मनीष जी। अच्छा, अपनी तबीयत की वजह से चुनाव लड़ने से जो भी उन्होंने कहा होगा, बाकी बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्टी का हर नेता, बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा है और दमदारी से लड़ रहा है, और जो यूपीए सरकार की उपलब्धियां हैं उसको लेके हम लड़ेंगे और 2014 में सरकार बनाएंगे। हमारे सामने ऐसी मजबूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई नेता कल आया उसे टिकट देना है। 2 बार किसी भी हालत में सरकार बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने कितने दल बदलुओं को टिकट दिया है, जरा गूगल पर सर्च करिए, फैक्ट चेक करिए। यूपी असेंबली चुनाव अभी 2 साल पहले हुए हैं, 100 से ज्यादा ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनका अतीत कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं था, अलग अलग पार्टियों से जमा किए गए थे। इसलिए यह कहने का हक किसी को नहीं, सब ऐसा करते हैं। आपके पास आने से पहले राकेश सिन्हा,
क्या इसको किस तरह से माना जाए? घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, क्या बीजेपी को दूसरों पर भरोसा है? और दूसरा, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में क्या माना जाए कि बीजेपी में जनरेशनल चेंज का मतलब कि जो लोग ये सब बुजुर्गवार थे जिन्होंने जनसंघ से लेकर बीजेपी के फाउंडेशन ले करने तक काम किया, वो सब की जरूरत नहीं है। किसी ढंग से जोशी बच गए, टंडन बच गए तो बच गए, धरती पकड़ के जिद ठान के। देखिए, पहले मैं शोभा ओझा जी पर एक बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस पहली बार इलेक्शन हॉलीडे में जा रही है, चुनावी अवकाश में कांग्रेस चली गई है। 2014 का चुनाव, मन से कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। आज मौका मिले तो राहुल गांधी भी कहीं विदेश जाकर यात्रा कर लें, पर्यटन कर लें। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, आप चलिए, मैं तो कह दिया, फिर बाद में आप आइएगा। रूप से देखिए, यहाँ का इलेक्शन हॉलीडे है। भोपाल में आप टिकट देती हैं, आज टिकट देती हैं, वो पार्टी बीजेपी में आ जाता है। जन समाजवादी पार्टी में नंद गोपाल गुप्ता नंदी थे, उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे थे। आज कांग्रेस से टिकट मिल गया। मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ। बीजेपी से पहले वो बसपा छोड़ के बीजेपी में गए, बीजेपी में उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि वहां सपा से आए हुए श्यामाचरण गुप्ता को टिकट मिल गया, तो आज वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने टिकट दे दिया। तो एक तरह से ये जो अवसरवाद है, यही इस समय की सबसे बड़ी जरा मैं आगे की बात करूंगा, वो बुजुर्गों की जो बात की कि इन लोगों की अब आपको जरूरत नहीं रह गई है। नहीं, चाहे टंडन, कैलाश, सॉरी माफ करें, लालजी टंडन और देखिए, पार्टी में कोई भी व्यक्ति बेजरूरत नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक अनुशासन, एक विरासत और पार्टी की परंपरा, तीनों का ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है अगर पार्टी में किसी के साथ अन्याय हुआ लगता है तो इलेक्शन लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। पार्टी की बहुत से प्लेटफॉर्म से मंच है जहां पर बात को उठाया जो ज्ञान दिया अरुण जेटली ने कि ना हंस के स्वीकार करना चाहिए और खुद स्वीकार नहीं किया कि वहां चुनाव में सिद्धू को टिकट काट के भेज दिया। और चुनाव में यदि आपको टिकट नहीं मिला, उसके बाद यदि पार्टी पर आप सवाल खड़ा करते हैं तो यह सिर्फ निजी स्वार्थ से। मेरा मानना है कि टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में 100% सही नहीं होता है, इसलिए 10% गलत हो सकता है। लेकिन उस गलती के कारण आप पूरे विचारधारा को, पूरी पार्टी को जंग से सुषमा स्वराज और आडवाणी जैसे लोग हाशिए पर हैं कि सुषमा स्वराज ट्वीट करके एतराज जताते हैं श्री रामुलू के मुद्दे पर और इवन जसवंत सिंह के मुद्दे पर। उसके बाद अरुण जेटली कहते हैं कि श्री रामुलू के पास 4% वोट था तो क्या हम ऐसे ही छोड़ देते। तो ये जो ये चल रहा है, ये आने वाले चुनाव और उसके बाद कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में ये सिर्फ जनरेशनल चेंज नहीं है, बल्कि एक विचारधारा के स्तर पर जिसको हम कहते हैं हार्ड हिंदुत्व की तरफ लौटने की राजनीति का इशारा है। अब मोदी सबसे बड़ा हो गया। अब मोदी के नेतृत्व में उनको लगता है कि हार्ड हिंदुत्व की राजनीति को ही वो आगे बढ़ा रहे हैं और वो संघ के कमांड में है। उनको ये लगता है कि ये जो बाकी नेता आडवाणी है, सुषमा स्वराज है, ये संघ की उतनी परवाह नहीं करते, इसलिए इनको किनारे किया जाए। देखिए, एक बात जान लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सलाह देने की और नैतिक अधिकार से काम करता है और इसमें साफ है कि भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के एक बृहद परिवार का एक हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और संघ कभी भी डे टू डे परिवार का हिस्सा नहीं, परिवार का डे टू डे के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। दिक्कत यही है इस समय। एक बात जान लीजिए, और इसके कारण ही इसमें किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई कष्ट नहीं है, स्वीकार करना चाहिए। हम एक विचारधारा के हिस्से हैं और संघ को कोई मंत्री पद नहीं चाहिए। संघ देश के हित में, लोकतंत्र के हित में यदि रिमोट कंट्रोल है, मंत्री पद क्यों चाहिए? रिमोट कंट्रोल इसको नहीं बोलते हैं, इसको रिमोट कंट्रोल नहीं बोलते हैं। नैतिक हस्तक्षेप रिमोट कंट्रोल नहीं होता है। ये क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, जो लोग एक शब्द सिर्फ मैं बोलूंगा, जो लोग लोक शक्ति का मतलब नहीं जानते हैं वही संघ को नहीं समझते हैं। संघ बिल्कुल लोक शक्ति को जो लोग नहीं जानते हैं वो संघ को नहीं समझते हैं। तो साबिर अली आने वाले समय में लोक शक्ति को जानेंगे और बीजेपी की शक्ति बनेंगे। जगदंबिका पाल से लेकर दर्जन भर नेता जो आए सब संघ की लोक शक्ति को जानकर आए। संघ सबको, संघ नेतृत्व और बीजेपी सबको अपने भीतर समाहित करता है। सुधांशु मित्तल जी, सुषमा स्वराज नाराज हैं, उन्होंने जसवंत सिंह के मुद्दे पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। सुषमा स्वराज ने श्री रामुलू के मुद्दे पर साफ साफ नाराजगी जाहिर की और उसके बाद भी इतनी बड़ी नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनकी भी क्या पार्टी में कोई हैसियत नहीं है उनकी नाराजगी की, उनकी असहमति की? सुधांशु मित्तल, मैं अभी तक इंतजार कर रहा था कि आनंद जी ने हार्ड हिंदुत्व की बात अभी तक कैसे नहीं करी। ये तो बहुत पहले हो जानी चाहिए। लेकिन पहले मेरा जवाब दीजिए। हम जो पहले मेरा जवाब दीजिए। विकास को मुद्दा बना रहे हैं। पहले जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। सुधांशु मित्तल मुद्दा बना रहे हैं। सुधांशु और ये जो है ये हार्ड हिंदुत्व को, सुधांशु मित्तल एक मिनट, बिल्कुल सही जगह लगा। एक मिनट, सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए मेरे सवाल का। आपका प्रश्न आ गया, सुन तो लीजिए जी। भाजपा की सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि यहाँ पे मत भिन्नता है, मत में
परस्पर विरोध हो सकता है लेकिन मन भिन्नता नहीं है। नहीं, हम लोग अपने मत अलग रखते हैं लेकिन फिर भी साथ काम करते हैं। मतलब आपको लगता है कि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली में कोई मन भिन्नता नहीं है? समय है। किसको समझा रहे हैं सुधांशु मित्तल? चीजें सुधांशु मित्तल व्यवस्थित होंगी। सुधांशु मित्तल हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारा संक्रमण काल जो है, परिवर्तन काल जो है, वो इतना आसानी से, इतना स्मूथली जा रहा है। बहुत आसानी से ट्रांसफॉर्म करते हैं आप लोग। बांट दी और कोई अभी तक मेजर वो मिसहैप नहीं हुए। इसको आप हमारी उपलब्धि मानिए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी उपलब्धि है। चलिए सुधांशु मित्तल जी, सुधांशु मित्तल जी, लगा था कि आप लोग हमें तारीफ करेंगे कि देखिए एक जनरेशनल चेंज हो गया। अटल अडवाणी जी का एरा था, उनको आपने खत्म कर दिया, हम आपकी तारीफ करें। और अब वार्तालाप अटल अडवाणी एरा था जिसको आपने खत्म कर दिया, हम तारीफ करेंगे। आप चाह रहे हैं अच्छी से भारतीय जनता पार्टी का चार्ज चरित्र चेहरा ये सिखाता है कि बुजुर्गों को दरकिनार करे, जिन्हें पार्टी को सींचा खड़ा करा उनको दरकिनार करके उनकी इंसल्ट करके उनको डिसरिस्पेक्ट उनको दिखा के गांधी जी क्या कहा आपको सुनता ही नहीं है। पार्टी को जनरेशनल चेंज की बात कर रही है क्योंकि वो परिवारवाद का है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे अडवाणी जी आपके भी अमूर्त परिवार है और वो अमूर्त परिवार, इनके यहाँ मूर्त नहीं, एक अमूर्त परिवार है जो पार्टी को चलाता है रिमोट कंट्रोल से। जी अपना दर्द बता चुके हैं। आपको क्या अडवाणी, सुषमा स्वराज, लालजी टंडन, कलराज मिश्रा, मुरली मनोहर जोशी, इन सबकी अब जरूरत नहीं रह गई है जनरेशनल चेंज में, आप ये कहेंगे? देखिए मैं मानता हूं कि जब पार्टी स्वाभाविक रूप से यदि परिवर्तन की ओर बढ़ रही है तो कंटिन्यूटी चेंज है, वो है मार्गदर्शक। नहीं वो तो जबरन है, वो तो खूंटा गाड़ के घर में दादाजी की भूमिका और पिताजी की भूमिका में अंतर जो आता है वो अंतर पार्टी में भी आना चाहिए। दादाजी आना चाहिए। मैं ये मूल सवाल उठा रहा हूं, ये पार्टी में क्या कुछ व्यक्तियों का ट्रांजिशन है या विचारों का भी ट्रांजिशन है? देखिए मुद्दा ये है यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी जो एक मॉडर्न लिबरल सेंटर राइट पार्टी बनने का दावा कर रही थी, वहां से क्या वो हार्ड हिंदुत्व की तरफ जा रही है या वास्तव में वो आपकी मॉडर्निटी? देखिए यही जानना चाहते हैं, पूरा देश ये जानना चाहता है, एकदम आपने चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक एक करके सांप्रदायिक होने चाहिए। एक मिनट देखिए भारतीय जनता पार्टी आपको तो कहना चाहिए हम जो है सुधांशु मित्तल लेके घूमने वाले। देखिए सुधांशु मित्तल एक मिनट वक्त कम है, जरा मुझे प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। एक मिनट सुधांशु मित्तल, चलिए राकेश सिन्हा आप जवाब दीजिए। उससे पहले एक सवाल, चूंकि इससे जो इन्होंने कहा उससे निकला। सुधांशु मित्तल, कल्याण सिंह जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है, उनका एक बयान मैंने देखा, पढ़ा, बाइट भी सुना है मैंने अभी इसी प्रोग्राम में, जिसमें उन्होंने कहा बीजेपी का मतलब मोदी, मोदी का मतलब बीजेपी। मैं चाहता हूं पार्टी इसको किस तरह से क्या इंडोर्स करती है, या पार्टी के नेता के तौर पर कहते हैं कल्याण सिंह के निजी विचार हैं, हम उससे सहमत नहीं है? अजीत जी उन्होंने कम से कम ये तो नहीं कहा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वही कहा। उसके शब्द के मतलब एक मिनट, लेकिन आप इसका मतलब कल्याण सिंह का फिर तो व्यक्तिवादी पार्टी हो गई। सुधांशु मित्तल फिर व्यक्तिवादी पार्टी हो गई। ताकत से आप इससे सहमत हैं? शोभा ओझा आप इससे सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी में पार्टी एक मिनट शोभा ओझा जवाब चाहिए। शोभा ओझा एक मिनट जी का अर्थ उनके डिक्टेटरशिप की ओर है। शोभा ओझा एक मिनट, मैंने क्या नहीं एक मिनट सुधांशु मित्तल जरा सुन लीजिए। मैं फिर पूछ रहा हूं, दर्शक समझ रहे हैं। कल्याण सिंह बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा बीजेपी का मतलब मोदी, मोदी का मतलब बीजेपी। क्या यह पार्टी लाइन है सुधांशु मित्तल? नहीं जी, ये कल्याण सिंह जी का व्यक्तिगत मत है, उनके विचार है, उनकी भावनाएं हैं और उन्होंने अपनी भावना को अभिव्यक्त करा है। अच्छा चलिए, एक भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस पे फैसला लेके कर देंगे, उस दिन ये भाजपा का मत होगा। उससे पहले इस तरह का कोई बयान चलिए हर एक व्यक्ति का शुक्रिया मत हो। 10 सेकंड वक्त है, क्लोजिंग। क्या ये व्यक्तिवादी नहीं पार्टी हो रही है मोदी के इर्द गिर्द? देखिए विचारधारा पर आधारित कैडर बेस्ड पार्टी कभी भी किसी व्यक्ति का पर्याय नहीं हो सकता है, न है, न था, न रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर आधारित एक बड़े आंदोलन का हिस्सा है। चलिए, इसलिए उसी तरह से पार्टी चलती रहेगी और बड़े आंदोलन का हिस्सा है, विचारधारा पर आधारित पार्टी है। लेकिन उस विचारधारा पर आधारित पार्टी को कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी और बाकी दलों में जो विचारधारा के लोग हैं, जो अब तक अलग अलग विचारधारा के लोग थे, उन सबको अपने भीतर समाहित करने की होड़ लगी है। यह है नई बीजेपी, मोदी के नेतृत्व में बीजेपी, जहां पुराने वफादारों के टिकट काटे जा रहे हैं और नए जो बागी दागी दल बदलू आ रहे हैं उन्हें नवाजा जा रहा टिकट से। ये नई बीजेपी है।